हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आज से हम लोग मुख्यतः इतिहास में टर्मिनोलॉजी, जो ऐतिहासिक शब्दावलियाँ हैं, हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनकी चर्चा करेंगे। इन सिद्धांतों का, इन शब्दों का इतिहास में क्या महत्व है, इनके माध्यम से कैसे इतिहास आगे बढ़ता है। दूसरी बात, ये जो टर्मिनोलॉजी होते हैं यह आपके इतिहास लेखन के लिए ज़रूरी हैं, यह आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी हैं। तो इनकी चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जैसे प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिक एज किसे कहते हैं। इसी तरह अन्य शब्दावलियों में जैसे पोस्ट मॉडर्निज़्म क्या है, मॉडर्निज़्म क्या है, कोल्ड वार क्या है, एंड देतांते की अवधारणा क्या है, गुटनिरपेक्षता क्या है। तो बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं, और प्राचीन काल के इतिहास में जैसे पूछ लेगा लास्ट वैक्स सिस्टम क्या है, जिसे हम कहते हैं मधुशिष्ट विधि, यह क्या है, लिपि क्या है, भाषा क्या है। तो अन्य जो सभी शब्दावलियाँ हैं, इन सब का इतिहास में क्या महत्व है, और इन सब को पर जब तक हमारा कमांड नहीं होगा तब तक हम इतिहास को भी अच्छी तरह समझ नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पूछा गया या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पूछा गया, औद्योगिकरण और बी औद्योगिकरण, कॉलोनिज्म एंड नियो कॉलोनिज्म। तो बहुत सारे ऐसे शब्दावलियाँ हैं जो इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, और आजकल मेंस में भी इन पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आपका प्री हिस्ट्री। शब्द है प्री हिस्ट्री, आपको नोट्स इसका सब मिल जाएगा। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास पूर्व। इतिहास पूर्व का तात्पर्य होता है इतिहास से पहले, और इसे हम कभी कभी प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। प्राग इतिहास या प्राग इतिहास के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो यह जो शब्द है प्री हिस्ट्री, यह शब्द मुख्यतः इतिहास लेखन और खासकर इतिहास में प्रारंभिक अवधारणा के रूप में आता है। प्री हिस्ट्री शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग अंग्रेजी में डेनियल विल्सन ने किया है। प्री हिस्ट्री शब्द, द प्री हिस्टोरिक टर्म इज फर्स्टली यूज्ड बाय डेनियल विल्सन। तो डेनियल विल्सन ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया है, जबकि इस शब्द पे अन्य महत्वपूर्ण जो शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता रहे हैं वे हैं आपके राबियर विलियम्स। राबियर विलियम्स ने मुख्यतः स्कॉटलैंड के इतिहास के संदर्भ में, राबियर विलियम्स ने स्कॉटलैंड के इतिहास के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था अ स्टोन एज कल्चर, अ स्टोन एज कल्चर। तो उसमें उन्होंने इसकी चर्चा व्यापक की है। प्री हिस्टोरिक जो टर्म है या वर्ड है, यहाँ से ही मानव इतिहास की शुरुआत होती है। जो मानवीय इतिहास है यह मुख्यतः, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल के रूप में जानते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही, मानव के आदिमानव के इतिहास की शुरुआत हम बेसिकली प्री हिस्टोरिक एरा से मानते हैं। प्री हिस्टोरिक एरा वही टाइम है जो कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में जो रूसों का प्राकृतिक स्टेज का सिद्धांत है, जिसे नेचुरल स्टेज थियोरी कहते हैं। तो जो नेचुरल स्टेज है या जो कार्ल मार्क्स की थियोरी में प्रिमिटिव कम्युनिज्म का टाइम है, जो आदिम साम्यवाद की अवस्था है, वही इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब प्रागैतिहासिक काल तक मानव इतिहास कैसे आया, या प्रागैतिहासिक काल तक मानवता का या इस सृष्टि का विकास कैसे हुआ, इस पद्धति को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसके बैक में जाते हैं और देखते हैं। यह मानते हैं कि जो इतिहास की शुरुआत है, यह मानव जीवन में, मानव इतिहास के अंतर्गत जो सबसे पहले हम प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन शुरू करते हैं, उसकी शुरुआत होती है प्लीस्टोसीन एज से, मतलब प्रातनूतन काल से। अब प्रातनूतन काल तक मानवता कैसे आगे बढ़ती है, इसका कैसे क्रमिक विकास होता है, इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले मानव और सृष्टि के विकास की जो अन्योन्यासित श्रृंखला है उसको समझना होगा, क्योंकि इतिहास मुख्यतः मानव के उद्भव और विकास की कहानी है। अब जो मानवीय समाज के उद्भव और विकास की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है, ब्रह्मांड के उद्भव के साथ। अब ब्रह्मांड का उद्भव कब हो रहा है, इस संदर्भ में
इतिहासविदों ने, वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने, भूतत्ववेत्ताओं ने, जियोलॉजिस्ट ने, अन्य अन्य जो आपके चाहे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हों एंड मेनी मोर हिस्टोरियंस आर अदर थिंग्स, जो भी व्यक्ति रहे हों, इन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से इसके विचार व्यक्त किए हैं। और इसमें जो सबसे सर्वमान्य थ्योरी है वह है एआई। आपका वर्तमान में उसमें मुख्यतः काम क्या है, एआई ऑपरिन का पदार्थवाद या भौतिकवाद का सिद्धांत। एआई ऑपरिन ने जो सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं मटेरियलिस्टिक थ्योरी, उसमें उन्होंने बताया कि संसार की समस्त वस्तुएं जो होती हैं वह कार्बनिक पदार्थों से बनती हैं और कार्बनिक पदार्थों के विकास के फलस्वरूप मानवता का विकास हुआ है। तो एआई ऑपरिन का एक थ्योरी हो गया। दूसरा थ्योरी आइए, दूसरा महत्वपूर्ण जो थ्योरी है वह है आपका बिग बैंग थ्योरी, जो जॉर्ज लेमेंथियर का है। जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग थ्योरी में भी मुख्यतः मानवता और सृष्टि के विकास की बात की है। और इसके आगे चाहे डार्विनिज्म का सिद्धांत हो, चाहे डार्विन का आपका नेचुरल सिलेक्शन का की थियरी हो, चाहे उनकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी हो, चाहे लैमार्किज्म का के सिद्धांत की बात हो, ये सभी सिद्धांत प्रारंभ में मानव और प्रकृति के साहचर्य का वर्णन करते हैं। मानव और प्रकृति किस तरह एक साथ आगे बढ़ा उस प्रक्रिया को समझते हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में अभी तक वर्तमान ज्ञान की सीमा तक हम मानते हैं जो बिग बैंग थियरी है, यही बिग बैंग थियरी वर्तमान में सृष्टि के उद्भव और विकास और मानव के उद्भव विकास की प्रक्रिया का सबसे यथोचित उत्तर देती है, रिस्पांस देती है। इसमें यह माना गया बिग बैंग थियरी में कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले सबसे पहले यूनिवर्स या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और कहा गया कि धीरे धीरे प्राकृतिक वस्तुओं में, प्राकृतिक स्थितियों में, पर्यावरणीय दशाओं में जो परिवर्तन की प्रक्रिया आई होगी, इस परिवर्तन के फलस्वरूप लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व तक आके सौरमंडल गैलेक्सी का विकास हुआ। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन हायर में पूछा गया है कि सबसे पहले सौरमंडल की संरचना कब हुई है, तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व है। ठीक है, कभी कभी 4.5 अरब वर्ष पूर्व भी मानते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जब भी आपको ऑप्शन आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देके आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो लगभग बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ और सौरमंडल के अंतर्गत विभिन्न ग्रह उपग्रहों का निर्माण हुआ। इसी में पृथ्वी ग्रह भी बनता है। 80 करोड़ वर्ष आते आते, क्योंकि आपका जो बीसी है बिफोर क्राइस्ट, यह आपको पता है बैक से चलता है, उल्टा चलता है। 80 करोड़ वर्ष तक आते आते पृथ्वी पर पहली बार जीवन के चिन्ह दिखाई देने लगे। पृथ्वी पर पहली बार जीवन के चिन्ह दिखाई देने लगे। अभी मनुष्य नहीं आया था, केवल जीवन के चिन्ह दिख रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। अब इसके बाद क्या हुआ कि 80 करोड़ वर्ष के बाद धीरे धीरे पृथ्वी की संरचना में परिवर्तन हुआ। इसके पारिस्थितिकी परिवर्तन दशा में, इसके पर्यावरणीय दशाओं में, और पृथ्वी की जो जैव विविधता है उसमें अलग अलग आंतरिक हलचल हुए। अनेक अन्य कारकों के फलस्वरूप पृथ्वी में की संरचना में बदलाव हुआ। इस बदलाव की प्रक्रिया को और पर्यावरणीय दशाओं का अध्ययन करने के लिए मानवीय इतिहास को, या कह सकते हैं कि पृथ्वी या ब्रह्मांड के इतिहास को समझने के लिए इसे पहली बार 5 कालों में कल्पों में बांटा गया, जिसे कहते हैं एरास, महाकल्प या एरास। जो 5 एरा या महाकल्प आए, जिसमें आदिकल्प, प्रातकल्प, पुराकल्प, मध्यकल्प, नूतन कल्प की बात होती है। तो ये जो आपका चाहे आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक की बात होती है। अब ये सेनोजोइक तक आते आते लगभग 7 करोड़ वर्ष बीत गया। 7 करोड़ वर्ष जब हम सेनोजोइक तक पहुंचते हैं तो इतना वर्ष बीत गया। इसके बाद क्या हुआ कि सेनोजोइक एज में, नूतन कल्प में पहली बार मानव प्रजातियों का उद्भव होना शुरू हुआ। मानव प्रजातियों का उद्भव हुआ, लेकिन अभी मानव नहीं आया था। धीरे धीरे प्रजाति संरचना का विकास होना शुरू हुआ। अब इस मानवीय संरचना, उसके प्रजातिगत विशेषता को समझने के लिए फिर से इसके अंतर्गत नूतन कल्प को भी हमने 6 भागों में बांट दिया, जिसे कहा गया युग या इपोक्स। अब ये कौन से हुए? पुरानूतन, आदि नूतन, मध्य नूतन, प्रत नूतन और नूतन काल।
अब इस अवस्था में अगर देखा जाए तो हम यह पाते हैं कि इनमें भी प्रत्येक स्थिति में कुछ नए परिवर्तन आते हैं। जैसे पूरा नूतन एज में पहली बार लंगूर प्राणियों का उद्भव होता है। इसी तरह आपका जो दूसरा एज है आद्य नूतन काल में आकर पहली बार पृथ्वी पे प्राइमेट्स का विकास होता है। प्राइमेट्स संसार के ऐसे पहले जीव हैं जो बाइपेडल हैं, जो दो पैरों पे चलते हैं, जो अपोजेबल थंब का प्रयोग करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए अपोजेबल थंब का प्रयोग करते हैं। दूसरा, ये पहले संसार के जीव हैं जो सीधा खड़े होकर चलते हैं और सीधा सामने देखते हैं, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, लेमर्स। तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हुए, ठीक है, जिन्हें हम प्राइमेट्स के नाम से जानते हैं। आगे चलकर जो तीसरा काल आपका आया आदि नूतन काल, इस काल में भी अन्य प्राणियों का विकास हुआ। जैसे इसमें बंदर, कछुआ, हाँ, आदि का विकास होता है। मध्य नूतन तक हम जब इतिहास में पहुंचते हैं तो मध्य नूतन तक आते आते फिर हमें क्या हुआ, कपियों का विकास होता है, एप्स का विकास होता है, एपीईएस, एप्स। और इन्हीं एप्स से माना जाता है कि आगे चलकर मानव प्रजातियों का उद्भव होता है। अब इसमें जो एप्स हुए ये आगे चलकर प्रातनूतन काल तक आते आते इनकी प्रजातियों में से पहली बार प्रातनूतन काल में जब मानव सभ्यता पहुंची तो मानव सभ्यता यहाँ तक पहुंचने में लगभग 25 से 30 लाख ईसा पूर्व तक पहुंच गई। 25 से 30 लाख ईसा पूर्व। तो इस समय तक जिसे कहते हैं प्लीस्टोसीन एज, मानव पहली बार संसार में मानव सम प्राणियों का उद्भव हुआ, जिसे हम कहते हैं होमोनिड। पहली बार इतिहास में मानव सम प्राणियों का उद्भव हुआ, मानव संप्राणी का उद्भव हुआ, जिसे कहते हैं होमोनिड। ये मानव नहीं थे लेकिन मानव के समान थे। इन्हीं से आगे चल के आधुनिक मानव का विकास हुआ। ये मानव संप्राणी जो हैं, ठीक है, ये कौन से प्राणी हैं? ये इसमें मुख्यतः आते हैं आपके जावा मानव, जिसे हम कहते हैं रामापिथेकस, ठीक है, जिसका प्रारंभिक साक्ष्य भारत के शिवालिक पहाड़ियों से मिला है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रामापिथेकस रखा गया है। इसी में आपका आते हैं होमो इरेक्टस, होमो इरिगेस्टर, होमो नेलेदी, ग्रिमाल्डी, चांसलेड, क्रोमैग्नन, होमोसेपियंस। तो बहुत सारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि मानव समूहों का विकास होता है। इनमें भी जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 मानव समूह देगा या प्रजातियां देगा और कहेगा इनका क्रम बताइए, ठीक है। और इस बार हायर में भी इसके लिए स्पेशल इनको ऐड किया गया है। आर्कियोलॉजी का एक पूरा का पूरा पोर्शन ही इसमें जोड़ दिया गया है। इस बार एक लेसन है पूरा का पूरा स्टोन एज कल्चर एंड प्री हिस्ट्री के नाम से पूरा है, तो उसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ओवरऑल। तो ऐसे कंडीशन में पहली बार मानव संप्राणियों का उद्भव होता है। मानव संप्राणी जब संसार में आए यह समय लगभग 25 से 30 लाख ईसा पूर्व का है। यहीं से मानव समाज को, मानव इतिहास को जानने और समझने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। और यहीं से शुरुआत होती है विश्व इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, या जिसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री कहाँ से आता है? प्लीस्टोसीन एज से। तो पहली बार मानव संप्राणियों का उद्भव कहाँ हुआ? यह हो जाएगा आपका प्रतनूतन काल या प्रातनूतन काल, प्लीस्टोसीन एज में। और प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत कहाँ से होती है? प्री हिस्ट्री की प्रतनूतन काल से। तो इतिहास को जानने समझने की प्रक्रिया की शुरुआत प्रातनूतन काल से होती है। और पहली बार मानव इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के रूप में या प्री हिस्ट्री के रूप में इतिहास के प्रारंभिक काल की अवधारणा प्रातनूतन काल से स्थापित की जाती है, ठीक है। और नूतन काल क्या है? नूतन काल में जब आधुनिक मानव होमोसेपियंस का विकास होता है तब हम कहते हैं नूतन काल का विकास। तो इसका मतलब है कि प्लीस्टोसीन से होलोसीन तक आते आते, प्लीस्टोसीन से होलोसीन तक आते आते, होलोसीन मतलब हो गया आपका आधुनिक मानव जिसे कहते हैं होमोसेपियंस। तो आधुनिक मानव के विकास तक की जो प्रक्रिया है यही आपका मुख्यतः प्रागैतिहासिक काल का विषय है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो शुरुआत मानी जाएगी विश्व में, वह शुरुआत मानी जाएगी प्री हिस्टोरिक टाइम से। इसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक टाइम्स। अब आइए आगे।
विश्व इतिहास में जो प्रागैतिहासिक काल है इसका सबसे व्यापक और सबसे विस्तृत अध्ययन, सबसे व्यवस्थित अध्ययन जो किया गया है वह फ्रांस में किया गया है। याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल का सबसे विस्तृत एवं सबसे सुव्यवस्थित अध्ययन कहाँ किया गया है? फ्रांस में किया गया है। इसीलिए हम मुख्यतः फ्रांस की टर्मिनोलॉजी और फ्रांस की शब्दावलियों का ही मानक अर्थ में स्टैंडर्ड मोड के रूप में प्रयोग करते हैं। तो भारत में भी मुख्यतः जितने भी प्रागैतिहासिक कालीन या स्टोन एज कल्चर की शब्दावलियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं? वो फ्रांस से ली गई हैं। याद रखिएगा, तो क्योंकि फ्रांस से ही सबसे व्यवस्थित अध्ययन इनका हुआ है। इस प्रक्रिया में जो प्री हिस्ट्री है, ठीक है, प्री हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग मैंने कहा कि अंग्रेजी में डेनियल विल्सन ने किया है और स्कॉटलैंड में इस शब्द का पहली बार प्रयोग रावियर विलियम्स ने किया है। रावियर विलियम्स ने किया है। अब आते हैं फिर एक बार, जो प्री हिस्टोरिक एज है या प्री हिस्टोरिक टाइम्स या एज जिसमें मानव संप्राणियों का या होमिनिड्स का क्रमिक विकास हो रहा है और यह विकास आगे चल के कहाँ तक होगा? यह विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी जो आधुनिक मानव जिसे कहते हैं होमो सेपियंस तक जाएगी। और यह कैसे जानेंगे कि आधुनिक मानव आया? चूंकि प्रागैतिहासिक काल के मानव के इतिहास को समझने और जानने के लिए, उनकी रूपरेखा निर्धारित करने के लिए हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में, एज ए हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हैं उसके रूप में केवल हमारे पास तत्कालीन मनुष्य द्वारा पत्थर के प्रयोग किए गए, पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया, उनके आधार पे और उनके पत्थर के औजारों के आकार प्रकार, उनकी बनावट की पद्धति, उनके प्रयोग और अनुप्रयोग के आधार पर ही हम तत्कालीन मानव के बौद्धिक क्षमता का आकलन करते हैं और उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पे अलग अलग मानव समूहों को हम अलग अलग नाम देते हैं। इस बौद्धिक क्षमता का आधार क्या है? यह है क्रेनियल कैपेसिटी, जिसे कहते हैं सीसी, इसे कहते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। जो क्रेनियल कैपेसिटी है, ठीक है, मनुष्य का, यह क्रेनियल कैपेसिटी मुख्यतः यह मानव के बौद्धिक क्षमता के आकलन की पद्धति है। यह माना जाता है कि आधुनिक जो होमो सेपियंस मानव का विकास हुआ, इस मानव की क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 1450 सीसी है। 1450। तो जब तक हम 1450 सीसी तक नहीं पहुंच जाएं तब तक समझिएगा कि आधुनिक मानव का विकास नहीं हुआ। आधुनिक मानव के विकास का मतलब क्या होता है? हम लोग कौन से मानव हैं? हम लोग आधुनिक मानव हैं, हम लोग होमो सेपियंस हैं। हमारा जो सबसे निकटतम पूर्वज है, जो हमारा इमीडिएट, ठीक है, फोरफादर है, एंसेस्टर है, वो कौन है? क्रोमैग्नन मानव। याद रखिएगा, कई बार शिविर में पूछा गया है कि आधुनिक मानव का सबसे निकटतम पूर्वज कौन है, तो हमारा आंसर होगा क्रोमैग्नन मानव, न कि होमो सेपियंस, क्योंकि होमो सेपियंस हम लोग खुद हैं। तो याद रखिएगा, होमो सेपियंस हम लोग खुद हैं। होमो सेपियंस का नामकरण सबसे पहली बार विश्व इतिहास में लिनियस महोदय ने किया है। होमो सेपियंस का नामकरण विश्व इतिहास में किसने किया है? लिनियस महोदय ने। सबसे पहले किसने किया है? लिनियस महोदय ने होमो सेपियंस का नाम लिया है। अब आते हैं फिर, तो इसका मतलब हमारा मत कहने का ये है कि जो प्रागैतिहासिक काल की अवधारणा आई वो कहाँ से आती है? वह मुख्यतः आती है प्लीस्टोसीन एज से। अब प्लीस्टोसीन एज से जो मानव के इतिहास को समझने जानने की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है, यह आपके कहलाती है प्रागैतिहासिक काल। विश्व में प्रागैतिहासिक काल का सबसे व्यवस्थित अध्ययन फ्रांस ने किया, पहले चर्चा किए। अब आते हैं, प्रागैतिहासिक काल मानव जीवन का ऐसा काल है जो मुख्यतः प्राकृतिक परिवेश को दर्शाता है। तत्कालीन मानव जब प्राकृतिक परिवेश में रहता था, प्रकृति के संरक्षण में रहता था, प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करता था, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, वही काल मानव इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। और राजनीतिक इतिहास के रूप में यही काल रूसों की प्राकृतिक अवस्था को दर्शाता है। और कार्ल मार्क्स की थियोरी में यही काल आदिम साम्यवाद का दौर है। आदिम साम्यवाद का दौर है जब समतावादी समाज, उत्पादन के साधनों पर सबका सामाजिकीकरण हो, प्राकृतिक वस्तुओं पर सबका समान अधिकार हो, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल की मूल विशेषता क्या होती है? पूछेगा निम्नलिखित में प्रागैतिहासिक काल की क्या विशेषता नहीं है?
तो पहला क्या है, प्राकृतिक परिवेश, पहला है प्राकृतिक परिवेश, दूसरा है खाद्य संग्राहक जीवन। तो आपका एक तो हो गया पहला जो इनका नेचुरल स्टेज है, नेचुरल एटमॉस्फेयर है। दूसरा क्या है आपका फूड गैदरिंग लाइफ है। तीसरा क्या है घुमक्कड़ एवं यायावर जीवन। तो इनका लाइफ क्या है, नोमैडिक है। इनका लाइफ क्या है, इनका लाइफ मुख्यतः उस काल में नोमैडिक है। अगला विशेषता क्या है, अगली विशेषता इनकी है लिपि से अनभिज्ञता, अननोन टू स्क्रिप्ट। लिपि से अनभिज्ञता, किसी प्रकार की लिपि का विकास नहीं था। लिपि का मतलब होता है समाज द्वारा स्वीकृत ऐसे चिन्ह जिन पे भाषा को सार्थकता मिलती है, उसे कहते हैं लिपि। ठीक है, जैसे हड़प्पाई लिपि, ब्राह्मी लिपि, यूनानी लिपि, खरोष्ठी लिपि आदि। तो लिपि से अनभिज्ञता, अननोन टू स्क्रिप्ट। धातुओं से अनभिज्ञता, अननोन टू मेटल्स अनभिज्ञता, और पत्थर के उपकरणों का प्रयोग। प्रैक्टिस ऑफ स्टोन टूल्स, प्रैक्टिस ऑफ स्टोन टूल्स। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऑफ स्टोन टूल्स इसका मतलब ये हो गया कि तत्कालीन मानव के इतिहास को जानने समझने और उसकी सामाजिक अवधारणा को स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, जो साधन है, उसके लिए हमारे पास एकमात्र तत्कालीन मानव के द्वारा किए गए पत्थर के उपकरण हैं। उनके द्वारा प्रयोग किए गए छोड़े गए उपकरण, उनके उपकरणों के आकार प्रकार, उपकरणों की पद्धति, उपकरणों का प्रयोग और जो अनुप्रयोग है, यही मुख्यतः तत्कालीन मानव के इतिहास का मुख्य स्रोत है। इसी के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कौन सा मानव समूह, इसी के आधार पे हम यह निर्धारित करते हैं कि कौन सा मानव समूह की बौद्धिक क्षमता, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी रही होगी, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी रही होगी। तो यह हम इस आधार पर निर्धारित करते हैं और इसी आधार पे हम विश्व भर के मानव समूहों के अलग अलग नाम देते हैं। जैसे प्रारंभिक मानव को हमने कह दिया रामापिथेकस या जावा मानव है, जिसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, भारत के शिवालिक पहाड़ियों से मिला है, जो हिमालय पर्वत की श्रेणी है। तीसरा आ जाइए, और दूसरा कौन से हैं, इसके बाद कौन मानव समूह आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो मानव है, इस मानव का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वह प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है चाइना के चाओ जुकुतियान से। चाइना के चाओ जुकुतियान से होमो इरेक्टस मानव के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। तो होमो इरेक्टस के प्रारंभिक साक्ष्य मिले आपके चीन के चाओ जुकुतियान से। जबकि भारत में तो चीन के चाओ जुकुतियान से, अब कुतियान को कहीं कुटियान भी लिख सकता है, तो आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है। चाओ जुकुतियान से होमो इरेक्टस के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। और भारतीय इतिहास में होमो इरेक्टस का जो पहला साक्ष्य मिला है, वह साक्ष्य कहाँ से मिला है, वह मिला है आपका मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में स्थित, ठीक है, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा नामक स्थान से, जो कि होशंगाबाद में है, हथनोरा नामक स्थान से सबसे पहली बार 1982 में पहली बार 1982 में अरु सुनकिया ने खोजा है। ठीक है, अरु सुनकिया ने खोजा है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं आएगा तो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हथनोरा मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे 1982 में अरुण सुनकिया ने
होमो इरेक्टस का पहली बार स्केलेटन प्राप्त किया और यह भारत में प्राप्त प्रथम मानव समूह है। इसका स्केलेटन है। यह चूंकि नर्मदा से मिला है, नर्मदा घाटी में, इसीलिए इसे नार्मद्रेटिक मैन भी कहते हैं। इसीलिए इसे नार्मद्रेटिक, ठीक है, नर्मदा मैन या नार्मद्रेटिक मैन भी कहते हैं। तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपका भारत में हथनोरा से, जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों याद रखिएगा। विश्व इतिहास में अगर विश्व परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जो सबसे पहले विश्व परिप्रेक्ष्य में जो सबसे पहले मानव समूहों का विकास हुआ या मानव का उद्भव हुआ, वो सबसे पहली बार अफ्रीका से प्राप्त होता है। अफ्रीका में मुख्यतः अफ्रीका का कई फेमस स्थल हैं, जैसे तंजानिया, केनिया, टोंगा, रुडोल्फ झील। तो ये सब जो स्थल हैं, इन सब स्थलों से, या तंजानिया का एक जगह है तुर्काना झील, ठीक है, इन सब स्थलों से, और एक जगह है ओल्ड वाई गार्ज, ठीक है। तो इन सब स्थलों से मुख्यतः हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और यहाँ से ही पहली बार मानव समूहों की खोज की गई। इसीलिए हम अफ्रीका से मानवता का विकास हुआ, इसीलिए और आगे चल के अन्य देशों में पहुँचा। इसीलिए कभी कभी हम इसे आउट ऑफ अफ्रीका थियोरी भी कहते हैं। आउट ऑफ अफ्रीका थियोरी, आउट ऑफ अफ्रीका थियोरी। यह जो आउट ऑफ अफ्रीका थियोरी है, ठीक है, इसमें मुख्यतः ओल्ड वाई गार्ज मुख्यतः तंजानिया में है और तुर्काना झील आपका केनिया में है। तुर्काना झील केनिया में है और रुडोल्फ झील भी केनिया में ही है। रुडोल्फ झील से जो स्केलेटन, मानव स्केलेटन पहली बार मिला था, वह मिला था रिचर्ड लोकी को। रिचर्ड लोकी को मिला था, ठीक, रिचर्ड लोकी को मिला था। और यहाँ से मुख्यतः किसके साथ में थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो साक्ष्य हैं, ये मुख्यतः आपके सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं। ये मुख्यतः जो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में हैं, इसीलिए इसे दक्षिणी मानव समप्राणी भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम दक्षिणी मानव समप्राणी भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम दक्षिणी मानव समप्राणी कहते हैं। और विश्व इतिहास में ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला मानव समूह है जिसने अपने औजार बनाना शुरू किया था। तो पहली बार औजार बनाने वाला मानव जब पूछे जाएगा तो आंसर क्या होगा? पहली बार औजार बनाने वाला मानव पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। चूंकि इनमें हम और डिटेल चलेंगे, एक एक मानव समूह की चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में डेप्थ है भी, लेकिन उन सब की चर्चा तब करेंगे जब हम आपको मुख्यतः सिलेबस शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। तो ठीक है। तो प्री हिस्ट्री भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझिएगा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो प्रागैतिहासिक काल है, इस प्रागैतिहासिक काल की अवधारणा को विकसित करने में मुख्यतः योगदान रहा है डॉक्टर प्राइमरोज का। तो भारत में डॉक्टर प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक पुरातत्व को उद्घाटित करने का श्रेय दिया जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है, जिन्होंने पहली बार 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थान से महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक उपकरण प्राप्त किए। इसीलिए डॉक्टर प्राइमरोज को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व को उद्घाटित करने का श्रेय दिया जाता है। जबकि इसमें अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिन्होंने योगदान दिया, वे हैं रॉबर्ट ब्रसफुट मुख्यतः स्कॉटलैंड के थे और ये स्कॉटलैंड की सेना से भाग गए थे। तो एक प्रकार से फ्यूगिटिव थे, ये भगोड़े थे जो भारत में आए और इन्होंने आगे चल के भारतीय पुरातत्व में महत्वपूर्ण कार्य किया।
और रॉबर्ट बेस्फोर्ड से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि रॉबर्ट बेस्फोर्ड मुख्यतः क्या हैं। तो रॉबर्ट बेस्फोर्ड इतिहासकार नहीं है, न तो पुरातत्ववेत्ता हैं, ठीक है, न तो भूगोलवेत्ता हैं, ये भूतत्ववेत्ता हैं, ये जियोलॉजिस्ट हैं। ये क्या है? मुख्यतः जियोलॉजिस्ट हैं। ये मुख्यतः जियोलॉजिस्ट हैं, भूतत्ववेत्ता। ये मुख्यतः भूतत्ववेत्ता हैं। इन्होंने सबसे पहले मद्रास के पलवरम नामक स्थान से 1863 में मद्रास के पलवरम नामक स्थान से इन्होंने प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। चूंकि जो कुल्हाड़ी है यह प्रथम ऐसा टूल्स है, ऐसा औजार है जो प्राप्त किया गया या जो खोजा गया, इसीलिए हम कुल्हाड़ी को प्रथम प्रागैतिहासिक औजार भी कहते हैं। कुल्हाड़ी को प्रथम प्रागैतिहासिक औजार भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि कुल्हाड़ी को, हैंडेक्स को प्रथम प्रागैतिहासिक औजार भी कहा जाता है। एक तथ्य अन्य भी याद रखिएगा कि तमिलनाडु में एक जगह है अतिरमपक्कम। तमिलनाडु का एक जगह है अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम में से जो कुल्हाड़ी प्रोफेसर किंग महोदय को मिला, याद रखिएगा, अतिरमपक्कम से जो कुल्हाड़ी प्रोफेसर किंग महोदय ने प्राप्त किया वह कुल्हाड़ी तांबे की है और जिसका समय है 5000 ईसा पूर्व। प्रोफेसर किंग ने अतिरमपक्कम से 5000 ईसा पूर्व डेट का कुल्हाड़ी प्राप्त किया है। ठीक है, ये हो गया। अब लेकिन यहाँ फिर याद रखिएगा कि भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय, जो एक्सकवेशन का जो पहला श्रेय जाता है वह डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, लेकिन भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक पूछेगा तो हो जाएगा रॉबर्ट बेस्फोर्ड। तो भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक है रॉबर्ट बेस्फोर्ड, लेकिन प्रागैतिहासिक पुरातत्व को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता हैं पूछा जाएगा तो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता पूछेगा तो हो जाएगा आपका आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम। और अगर प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक पूछा जाएगा तब आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बेस्फोर्ड। और अगर उद्घाटित करने का श्रेय पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्राइमरोज। इसी तरह अगर पूछा जाए कि भारतीय आर्कियोलॉजिकल, जो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई है, तो याद रखिएगा उसकी स्थापना हुई है वो आपका 1904 में। ठीक है, 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। और लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब भी कहते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ है, लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब भी कहते हैं। ठीक है, तो हम मुख्यतः अभी चर्चा कर रहे हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल की अवधारणा आई वह अवधारणा मुख्यतः मानवीय इतिहास के प्रारंभिक ऊषा काल को दर्शाता है, जब मानव प्राकृतिक परिवेश में रहता था उसको दर्शाता है। यह अवस्था जो है भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में या विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जो आता है, जिसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव मुख्यतः अपना जीवन शैली पत्थर के औजारों के आधार पर चलाता था। अभी मानव आखेटक था, मानव शिकार प्रधान अर्थव्यवस्था में था, तो इसका एक हंटरिंग इसका मुख्य जीवन शैली था, फूड गैदरिंग था, नोमैडिक लाइफ था, अननोन टू मेटल्स, अननोन टू स्क्रिप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ द स्टोन टूल्स इसकी मुख्य विशेषता थी। प्रागैतिहासिक काल के बारे में फ्रांस ने फिर सबसे ज़्यादा कार्य हुए, इसीलिए फ्रांस की शब्दावली को हम लोग भी मानते हैं। इसमें मुख्यतः योगदान था, जो मुख्य योगदान दिया हुए थे एडवर्ड लार्तेत और दूसरे हैं जॉन लुबाक।
ठीक है, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एडवर्ड लार्टेट पहले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इतिहास को मुख्यतः प्रारंभिक इतिहास को 3 भागों में बांट के देखा और इन्होंने इसके लिए पूर्व पाषाण काल, इसके बाद मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल के रूप में इसे व्याख्यायित करने का प्रयास किया। जबकि जॉन लुबाक जो अन्य फेमस व्यक्ति रहे हैं, जॉन लुबाक ने इसके लिए पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग किया। पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग किया। तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो आंसर हो जाएगा जॉन लुबाक। या पूछे कि नव पाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, यह भी हो जाएगा आंसर जॉन लुबाक। जॉन लुबाक ने अपने ग्रंथ द प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पहली बार नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग किया है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जॉन लुबाक ने द प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इन्होंने पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जबकि तो याद रखिएगा, 2 ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी ग्रंथ भी मिलाने को आता है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स यह जॉन लुबाक का ग्रंथ है, जबकि प्री हिस्टोरिक इंडिया यह स्टुअर्ट पिग्गर का ग्रंथ है। यह आपका स्टुअर्ट पिग्गर का ग्रंथ है। एंड याद रखिएगा, द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स यह बाड्रिक का ग्रंथ है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, किताबों पे भी कमांड रखिएगा, ये सब भी आते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स किसका है, बाड्रिक महोदय का। बाड्रिक। तो प्री हिस्टोरिक समझिएगा कि नव पाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन लुबाक ने किया है, जबकि नव पाषाणिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किया है गार्डन चाइल्ड ने। अभी हम इन सबको जब विस्तृत अध्ययन इसका करेंगे, हम इस पर बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, कम से कम 2-3 लेक्चरों में। तो समझिएगा कि जब पूछेगा आपका नियोलिथिक रिवोल्यूशन, तो नियोलिथिक रिवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किसने किया है, यह शब्द किया है गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड का जो फेमस ग्रंथ है वह है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। गार्डन चाइल्ड का ग्रंथ है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, और दूसरा फेमस ग्रंथ है द अर्बन रिवोल्यूशन एंड व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। ये दोनों ग्रंथ किसका है, यह गार्डन चाइल्ड का है। गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाण काल को एक नवपाषाणिक क्रांति, एक सांस्कृतिक क्रांति और अन्न उत्पादक क्रांति के रूप में अभिहित किया है। अन्न उत्पादक क्रांति, इसका मतलब हो गया ग्रेन प्रोडक्टिव कल्चर के रूप में या ग्रेन प्रोडक्टिव रिवोल्यूशन के रूप में इसकी चर्चा इन्होंने किया है। तो गार्डन चाइल्ड महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। गार्डन चाइल्ड ने भारत में नगरीकरण का सिद्धांत भी दिया है। याद रखिएगा, गार्डन चाइल्ड ने भारत में नगरीकरण का भी सिद्धांत दिया है। नगरीकरण की अवधारणा जो अर्बनाइजेशन सिस्टम है, उसकी अवधारणा पहली बार किसने दिया है, गार्डन चाइल्ड ने दिया है। तो अभी तो हम बेसिकली प्राइमा फेसी के रूप में एज अ बर्ड आई व्यू केवल हम आपको भी इसका सरसरी निगाह से आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये टर्मिनोलॉजी के लिए जब हम इस पे चलेंगे डीपली तो आपको और ज़्यादा इसकी चर्चा करेंगे। तो अब समझिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल का जो मुख्य स्रोत है वह चूंकि स्टोन है, यह मुख्यतः पाषाण उपकरण है या पत्थर के औजार हैं, और पत्थर के औजारों के आधार पे मानव के क्रियाकलापों को या मानव के सामाजिक जीवन को निर्धारित करना, मानव के इतिहास की पुनर्रचना करना, मानव के इतिहास की व्याख्या करने की जो पद्धति है, ठीक है, इसे कहते हैं हम स्टोन एज कल्चर।
इसे हम कहते हैं स्टोन एज कल्चर, पाषाण कालीन सभ्यता या संस्कृतियाँ। और पाषाण कालीन संस्कृतियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम किसका अध्ययन करते हैं? स्टोन एज कल्चर का, याद रखिएगा। तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं स्टोन एज कल्चर का, तो आपका ये आ जाता है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। दूसरा किसका अध्ययन करते हैं? ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का, इसी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। और तीसरा अध्ययन करते हैं महापाषाणिक संस्कृतियों का। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक कल्चर, स्टोन एज कल्चर एंड मेगालिथिक कल्चर, ठीक है, ऑल आर इंक्लूडेड इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो ये क्या है? सब कुछ प्री हिस्ट्री के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। इसमें जो जब आप पढ़ते हैं इतिहास का विभाजन में आगे चलते हैं कि स्टोन एज कल्चर के आधार पर जो 3 भागों में विभाजन हुआ, जिसे हम पहले कहते हैं, जो पहला भाग है हम उसे कहते हैं आपका पैलियोलिथिक कल्चर, दूसरा आपका है मेसोलिथिक कल्चर, तीसरा आपका है न्यूलिथिक कल्चर। तो अब इनमें जब डीपली हम जाएंगे, जिसका अध्ययन करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो पैलियोलिथिक कल्चर है इसको भी 3 भागों में बांटा गया। ये आपका पहला हो गया आपका लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा आपका हो गया मिडिल पैलियोलिथिक, और तीसरा जो शब्द आ गया वो आपका हो गया अपर पैलियोलिथिक। तो इनका पहली बार साक्ष्य कहाँ मिल रहा है? पहला साक्ष्य जो मिल रहा है आपका पैलियोलिथिक कल्चर के संदर्भ में, जिसे हम मुख्यतः पहले को कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक, इसका साक्ष्य मिल रहा है मुख्यतः फ्रांस के एक जगह है अबेबिल। फ्रांस का एक जगह है अबेबिल, इसी के नाम पे इसको कहते हैं अबेबिल संस्कृति। तो इसको पहले का क्या नाम हो गया? अबेबिल कल्चर। दूसरा जो है मिडिल पैलियोलिथिक, इसका साक्ष्य कहाँ मिल रहा है? इसका साक्ष्य हमें फ्रांस का एक जगह है मुस्टीरियन, गुफाओं का क्षेत्र है, वहाँ साक्ष्य होता है, मिलता है, इसीलिए उससे हम कहते हैं मुस्टीरियन संस्कृति। और जो अपर पैलियोलिथिक का साक्ष्य पहली बार विश्व में मिला है वो कहाँ मिला है? जिसे हम कहते हैं आपका उच्च पूर्व पाषाण काल। इसका साक्ष्य मिला है फ्रांस का ही एक जगह है मगदालिन, मगदालिन, इसीलिए इसे कहते हैं मगदालिन संस्कृति, इसे कहते हैं मगदालिन संस्कृति। ठीक है, तो विश्व इतिहास में पहले मेसोलिथिक कल्चर, जो मध्य पाषाण काल शब्द है, ये नहीं था। मध्य पाषाण काल के स्थान पे मैंने पहले चर्चा किया कि 2 काल माने गए थे, जो कि जॉन लुबार्क ने भी माना, एक पूर्व पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जिसे कहते हैं मेसोलिथिक, मेसो का मतलब होता है, समझिएगा, इनकी चर्चा बाद में करेंगे, थोड़ा सा बता दें। मेसो और लिथिक, लिथिक शब्द बना है लेथियोस से, लेथियोस का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टोन, मतलब पत्थर, और मेसो का मतलब होता है इन द मिडिल, इन द मिडिल मतलब होता है बीच में, इन द मिडिल। ठीक है, तो मतलब होता है कि मानव सभ्यता का ऐसा काल जो पत्थर के औजारों के आधार पे रेखांकित किया जाता हो, जिसकी पुनर्रचना पत्थर के औजारों के आधार पर की जाती हो, जिसके जानने समझने का इतिहास पत्थर के औजार हो, और उस पत्थर के औजार की संरचना में प्रारंभिक औजारों की पद्धति और आगामी औजारों की जो पद्धति है, दोनों के बीच में जैसे पत्थर के औजार बनाए गए, उस पद्धति को हम कहते हैं मेसोलिथिक, इन द मिडल। ठीक है, इसी के आधार पे देखेंगे हम मेसोपोटामिया को कहते हैं, मेसोपोटामिया, मेसो का मतलब होता है इन द मिडिल, बीच में, और पोटामिया का मतलब होता है रिवर या नदी, अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स। इसका मतलब हो गया, याद है कि कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि मेसोपोटामिया का क्या मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ। इसका मतलब होता है इन द मिडिल मतलब बीच में, और यहाँ रिवर का मतलब होता है नदी। तो मेसोपोटामिया का मतलब होता है अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स, ऐसा स्थान जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र हो, उसे कहते हैं मेसोपोटामिया। तो 2 नदी कौन सी थी? एक थी दजला, एक थी फरात, एक थी दजला नदी, एक थी फरात। तो यह जो 2 नदी हैं, इन 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स। तो इसी के आधार पे हम इसको मानते हैं मेसोलिथिक। मेसोलिथिक का मतलब जो इसके बारे में पहली जानकारी मिली, इसके बारे में पहली जानकारी यह मिला है आपका, यह एक फ्रांस का जगह है जहाँ पे पहली बार इसको उद्घाटित किया है जॉन इवांस ने। जॉन इवांस ने, फ्रांस का एक जगह है उसका नाम है मास द अजिल, फ्रांस का एक जगह है इसका नाम है मास द अजिल। यही मास द अजिल में पहली बार कुछ ऐसे उपकरण प्राप्त किए गए जो कि पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज
एंड न्यूलिथिक एज की अपेक्षा एक अलग महत्व रखते थे। उनके बनावट की पद्धति अलग थी, जो पहले की अपेक्षा अधिक परिवर्धित थे, अधिक मॉडिफाइड थे और आगामी की अपेक्षा की थोड़े से कम थे। तो ऐसे पत्थर के औजार प्रयुक्त करने वाले मानव इतिहास को हमने मेसोलिथिक कल्चर के नाम से अभिहित किया, और जिसमें मुख्यतः जॉन इवांस का मुख्य योगदान रहा है। तो इसी के आधार पे भारतीय इतिहास में भी इसके साक्ष्य प्राप्त होने शुरू हुआ। भारतीय इतिहास में भी इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जब C.L. कार्लाइल ने इसके बारे में खोज किया। ठीक है, हाँ। तो भारत में जो आपका मुख्यतः भारत का मुख्य बेल्ट है, मुख्यतः जहाँ पे आपका ये जो विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसके साक्ष्य मिलते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो अपर पैलियोलिथिक के साक्ष्य हैं, ठीक है, उसके जो नव पाषाण काल के साक्ष्य हैं वो हमारे यहाँ कहाँ मिलते हैं? टोंस नदी घाटी में, वो मिलते हैं आपके टोंस नदी घाटी में। तो मतलब अलग अलग जगह से हमारे पास ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि भारत के किन क्षेत्रों में शिवालिक पहाड़ियों से किसके साक्ष्य मिलते हैं, हिमालयी पहाड़ियों से किसके साक्ष्य मिले हैं, टोंस नदी बेतका में किसके साक्ष्य मिलते हैं, विंध्य घाटी के क्षेत्रों में किसके साक्ष्य मिलते हैं, आदि सबकी चर्चा आगे की जाएगी। तो कुल मिला के पहला काल जो हो गया आपका प्री हिस्टोरिक टाइम्स हो गया या प्री हिस्टोरिक एज हो गया, जो प्रारंभिक काल है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी या विस्तृत इसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। दूसरा काल आइए, प्रोटो का मतलब होता है अर्लीस्ट, तो प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है अर्लीस्ट हिस्ट्री, प्रारंभिक इतिहास। प्रोटो का मतलब होता है अर्लीस्ट हिस्ट्री, मतलब प्रारंभिक इतिहास, और प्री हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास से पहले, पूर्व इतिहास या प्रागैतिहासिक काल। इसमें जो अर्लीस्ट हिस्ट्री है, ठीक है, जो आपका अर्लीस्ट हिस्ट्री है, इसका मतलब होता है कि मानव जीवन या मानव संसार या मानव समाज का ऐसा काल जिस काल में मानव ने पहली बार लेखन कला से मानव अभिहित हुआ हो, लेखन कला की मानव को जानकारी हो गई हो, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन न किया जा सका हो। उसके इंटरप्रिटेशन न किए जाने के कारण मानव के इतिहास की संरचना में या उसकी जानकारी के लिए इसका प्रयोग न किया जा सकता हो, ऐसे काल को हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। मतलब इतिहास का ऐसा काल जब हमारे पास लेखन कला की तो जानकारी हो, लेकिन उनके आधार पर इतिहास की पुनर्रचना न की जा सकती हो, इतिहास के एज ए स्रोत के रूप में हम इसका प्रयोग न कर सके, तो ऐसे काल को हम भारतीय इतिहास से क्या कहते हैं या विश्व इतिहास कहते हैं, आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रोटो हिस्ट्री का तात्पर्य मुख्यतः किस काल से होता है? जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज, दोनों को हम मुख्यतः प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पता ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता में लेखन कला की जानकारी मिलती है। हड़प्पा वाले अपना उनका एक विकसित स्क्रिप्ट मिलता है, जिस स्क्रिप्ट के बारे में अनेक इतिहासकारों ने जानकारी दिया, अनेक इतिहासकारों ने प्रयास भी किया, जैसे चाहे फेयर सर्विस हो, चाहे दानी महोदय हो, चाहे कनिंघम महोदय हो, सभी ने इस पे कार्य किया है। यह लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हड़प्पाई लिपि जो है यह अभी तक पढ़ी नहीं गई है। हड़प्पाई लिपि के न पढ़े जाने का एकमात्र सबसे प्रमुख कारण क्या है? इसका एकमात्र सबसे प्रमुख कारण यह है कि हड़प्पाई लिपि बाइलिंगुअल नहीं है। बाइलिंगुअल का मतलब है द्विभाषी नहीं होना। जो कोई भी संसार की लिपि तब तक नहीं पढ़ी जा सकती, समझी जा सकती है, जब तक वो कमोबेश दो भाषा में न हो। तो द्विभाषी न होना, बाइलिंगुअल न होना हड़प्पा सभ्यता के लिपि के न पढ़े जाने का मुख्य कारण है। जैसे इसमें मान लीजिए कहीं जो चित्रात्मक लिपि है, जिसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफिक लिपि है, या इसकी भाषा जो इसकी लेखन की पद्धति है वह उल्टा चलती है। जो इस यहाँ से शुरू हो रही है तो यहाँ जब खत्म हो रही है तो यहाँ के बाद यहाँ से नहीं शुरू हो रही है बल्कि फिर यहाँ शुरू हो जाती है, ऐसे चलती है, जिग जैग मौसम में चलती है। यह जो है
इसीलिए इस पद्धति को हम कहते हैं ब्रास्टोफेदन शैली। हड़प्पाई लिपि के लेखन शैली की या पद्धति को क्या कहते हैं? ब्रास्टोफेदन शैली। इसे हम कहते हैं हलावर्त शैली। जिस तरह से हल की जुताई होती है, खेत की जुताई होती है, हलावर्त शैली। इसी को हम कहते हैं गौमूत्रिका शैली। जो यूरिनेशन सिस्टम या मेकिंग ऑफ वाटर सिस्टम ऑफ काउज होती है, उनकी भी पद्धति बिल्कुल इसी तरह होती है। इसे कहते हैं हम गौमूत्रिका शैली। ठीक है, यह है गौमूत्रिका शैली। और याद रखिएगा, मंदिर निर्माण में कभी कभी आप एक शब्द सुने होंगे गावधूम शैली। यह है गौमूत्रिका शैली और एक है गावधूम शैली। गावधूम शैली क्या है? जैसे गाय की पूंछ होती है, गाय की पूंछ जड़ के पास वाइट होती है, मोटी होती है, उसमें चौड़ाई पाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे वह नैरो होती जाती है। इसी तरह जो पिरामिडिक संरचना होती है मंदिर बनाने की, पिरामिड संरचना, वह बिल्कुल भी ऐसे इसी संरचना चलती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, यह जो पद्धति है क्या है? यह जो मंदिर बनाने की पद्धति है, इसे हम कहते हैं गावधूम शैली। देखिए, पहले यहाँ पे मोटाई होती है, ये धीरे धीरे आगे चल जाती है। तो गावधूम शैली का विकास ऐसे ही होता है मंदिर निर्माण, जिसे कहते हैं पिरामिड नुमा संरचना, इसे कहते हैं गावधूम शैली। और गोपुरम क्या होता है? गोपुरम भी खूब पढ़े होंगे। गोपुरम मतलब होता है जब मंदिर का जो प्रवेश द्वार हो, ठीक है, जब उसके आगे गाय की सींग के नुमा ऐसे बना देते हैं दोनों तरफ से, ठीक है, उसके प्रवेश द्वार को, इसे कहते हैं गोपुरम शैली। इसे कहते हैं गोपुरम शैली, मतलब होता है गाय की सींग के नुमा। तो ऐसे ऐसे बना दिए जाते हैं प्रवेश द्वार को, जिसे कहते हैं गोपुरम। ये गेट से आप प्रवेश करते हैं, ये गोपुरम है। ठीक है, तो ये और तोरण द्वार इसका अलग शैली है। तो मंदिर बढ़ाएंगे तो फिलहाल जो आ गया इतना बता दिया आपको। यही जो अब आप अगर मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं, जो मार्क्स ने जब पिरामिड ऑफ कैपिटलिज्म का बात किया है, तो पिरामिड ऑफ कैपिटलिज्म भी ऐसे बनाया गया है जिसे कहते हैं। तो कुल मिला के मानव इतिहास का ऐसा काल, जिस ऐतिहासिक काल में मानव सभ्यता ने लेखन कला की जानकारी तो हो, लेकिन लेखन कला के आधार पर इतिहास की पुनर्रचना न की जा सकी हो, ऐसे काल को कहते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं, क्योंकि इसकी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। ठीक है, यह हो गया। अच्छा, एक काल, दूसरे काल में थोड़ा सा आपको टेंशन होगा कि वैदिक काल को क्यों रखते हैं। अब देखिए, वैदिक काल को हम इसलिए रखते हैं क्योंकि वैदिक काल जो जिसका मुख्य आधार वेद है, जिसका मुख्य आधार आपका ब्राह्मण ग्रंथ आदि हैं, तो जो वैदिक काल का मुख्य आधार वेद है। वेदों में मुख्यतः कौन सा है आपका? जो ऋग वैदिक काल है, जिसे प्रारंभिक वैदिक काल मानते हैं। देखते हैं कि जो वैदिक काल हैं, इन वैदिक काल में चाहे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हों, चाहे उपनिषद ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे जो ग्रंथ लिखे गए हों, ये सब मिलते बहुत बाद में हैं। ये सब मिलते बहुत बाद में हैं। यद्यप वैदिक कालीन इतिहास मुख्यतः हम मानते हैं कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास का इतिहास है, लेकिन जब हम देखते हैं एज अ हिस्टोरिकल सोर्स, जो हमें पास लिखित जानकारी मिलती है वेदों के बारे में, यह पहला जो वेदों पर कमेंट्री या भाष्य लिखा गया है, वह हमें मिलता है सायड का भाष्य। और सायड ने जो वेदों पे भाष्य लिखा है, यह लिखा है 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में इन्होंने लिखा है विजयनगर साम्राज्य में। तो वेदों पर जो पहला कमेंट्री मिलती है, भाष्य मिलता है, वह सायड के द्वारा लिखा गया है, जो 14वीं शताब्दी में मिलता है। और वेदों की एक प्रति, जिसे 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी का है, यह प्रति 10वीं शताब्दी के लेखन का है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, हाथ से लिखी गई पांडुलिपि है। इसका कहाँ साक्ष्य मिला है? इसका साक्ष्य में मिल रहा है, यह मिला है कश्मीर में। कश्मीर में एक लिपि प्रचलित थी, इसका नाम है शारदा लिपि। कश्मीर में शारदा लिपि के अंतर्गत लिखा गया वेदों का ऋग्वेद की एक प्रति मिली है, जो हैंड राइटिंग में है, मैन्युस्क्रिप्ट है। यह प्राप्त किसे हुआ है? मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर को। अब मैक्स मूलर ने इन्हीं का अध्ययन करने के बाद अपना फेमस ग्रंथ 50 वैल्यू में लिखा, जिसका नाम है द सैक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। बहुत फेमस बुक है द सैक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। ठीक है, मैक्स मूलर ने इन्हीं ग्रंथ के आधार पे, और इसी के साथ साथ मैक्स मूलर ने एक अन्य ग्रंथ लिखा द आर्यंस।
एक बड़ा फेमस ग्रंथ है इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस, इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस। यह जो दो तीन इनके बड़े फेमस बुक हैं, इन्हीं ग्रंथों में इन्होंने पहली बार भारतीय इतिहास की व्याख्या करते हुए इन्होंने आर्य संस्कृति को विदेशी सिद्ध कर दिया। इन्होंने कह दिया कि जो आर्य हैं यह मध्य एशिया से आए हैं, आर्य बाहरी हैं, और वही जो आर्य के जो आउट ऑफ इंडिया थ्योरी है, जिसे कहते हैं इंडिया आउट ऑफ इंडिया थ्योरी एंड आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी, अभी हमने आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी की बात किया है, यह है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। तो आउट ऑफ इंडिया थ्योरी एंड, ठीक है, एंड आर्यंस माइग्रेशन थ्योरी। आर्य बाद कहते हैं मध्य एशिया से उद्भूत हुए, वहाँ से धीरे धीरे माइग्रेट करते हुए ये लोग अफगानिस्तान ईरान के रास्ते से होकर भारत में आ रहे हैं। तो ये थ्योरी किसने दिया? ये सब मैक्स मूलर का श्रेय है, मैक्स मूलर देते हैं, ठीक है। इन पे हम लोग और चर्चा करेंगे आगे। अब समझिएगा कि ये कहा गया कि वैदिक संस्कृति के जो साक्ष्य मिले हैं वो बहुत बाद के मिले हैं, मतलब तत्कालीन समय में नहीं मिले हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वैदिक वालों पढ़े लिखे नहीं थे या ज्ञान नहीं था, क्योंकि अगर वैदिक काल को श्रुति परंपरा पे माना जाए, और वैदिक काल मान लीजिए ये लोग अपनी संस्कृति सभ्यता के विशिष्ट बातों को हैंड ओवर करते हुए चलते होंगे, हैंड को ओवर करते गए एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक। तो मान लीजिए अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये अपनी बातों को ओरल रूप में, मौखिक रूप से आगे बढ़ाते गए, तो निश्चित तौर से लेखन कला भले न रहा हो उस समय, लेकिन इनके पास पढ़ा लिखा समाज था, इनके पास नॉलेज भी था। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसे वस्तुओं पर, ऐसे मटेरियल्स पे इन्होंने लेखन कला किया हो जो समय के साथ नष्ट प्राय हो गया हो, समाप्त हो गया हो, पेरिसेबल रहा हो, वनिष्ठ हो गया हो, इसी के कारण वह नहीं मिल पाता है। जैसे भोजपत्रों पे लिखा हो, अन्य पत्रों पे लिखा हो, तो ऐसी वस्तुओं पर इन्होंने लिखा हो जो न मिला हो, क्योंकि इतनी बड़ी वैदिक संस्कृति जो पूरे विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है, जो पूरे भारतीय संस्कृति का आधार है, जो आर्यावर्त संस्कृति के रूप में भारतीय संस्कृति के कल्चरल इंटीग्रेशन को वर्तमान तक बांधे हुआ है। तो इतनी बड़ी संस्कृति सभ्यता, ठीक है, जिसका मतलब ही होता है आर्य मतलब श्रेष्ठ। आर्य शब्द का ऋग्वेद में 36 बार उल्लेख हुआ है। तो इतनी बड़ी सभ्यता संस्कृति जो विश्व इतिहास को पहली बार वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा देती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा दे रही है, यह अवधारणा जो ग्लोबल विलेज की संकल्पना विश्व में पहली बार दे रही है। तो यह संस्कृति इतनी बड़ी विकसित संस्कृति थी जो उपनिषद दर्शन के रूप में ब्रह्म आत्मा पे पहली बार चर्चा कर रही है, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मुख्य आधार रही है, जो भारतीय दर्शनों के विकास का मुख्य आधार रही है। तो इस संस्कृति को एकमात्र ये कहा जाए कि संस्कृति में लेखन कला नहीं था, यह भी कमोबेश अप्रोप्रिएट नहीं लगता है, उचित नहीं प्रतीत होता है। इसलिए लेखन कला वहाँ जरूर रहा होगा भले। तो कुल मिलाकर हमारा जो मुख्य कंसर्न रहा है, मुख्य संदर्भ यह रहा है कि वैदिक संस्कृति वालों को लेखन कला से विहीन नहीं माना जा सकता है, या इनको लेखन कला से विहीन मानना अप्रोप्रिएट नहीं लगता है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने ऐसी वस्तुओं पे लेखन कला किया हो जो समय के साथ नष्ट प्राय हो गई हों, समय के साथ समाप्त हो गई हों, उनको प्रिजर्व न रखा जा सका हो, जैसे भोजपत्र, जैसे ताड़पत्रों पे लेखन कला, जैसे वस्त्रों पे लेखन कला। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे उदाहरण मिलते हैं। इन वस्तुओं पर भी, जो नष्टप्राय वस्तुएं होती हैं, इन पे भी इतिहास लेखन के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि भोजपत्रों पे इतिहास लेखन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें श्रृंगवेरपुर से मिलता है, जो इलाहाबाद में स्थित है। श्रृंगवेरपुर वहाँ से मिलता है। और मैंने चर्चा भी किया था, श्रृंगवेरपुर OCP आकर कलर्ड पोट्री का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। और दूसरी बात, श्रृंगवेरपुर का एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान इस बात में है कि श्रृंगवेरपुर से पहली बार भारतीय इतिहास में वाटर प्यूरिफिकेशन का साक्ष्य मिलता है, जहाँ पे एक जगह पे ही 5 तालाब एक साथ बनाए गए हैं, जिसमें से एक तालाब से होकर पानी वाटर जो है जाता है और दूसरे तालाब से वो प्यूरिफाई होकर तीसरे तालाब में प्रवेश करता है। तो कुल मिला के एक प्रकार से वाटर प्यूरिफिकेशन का भी साक्ष्य हम यहाँ से मान सकते हैं, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी इस संदर्भ में रही है। तो कुल मिला के इनको हम प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत मुख्यतः हम हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति दोनों को समाहित करते हैं। अब आते हैं जहाँ तक ऐतिहासिक काल, जहाँ तक आपका ऐतिहासिक काल का परिप्रेक्ष्य रहा है, तो ऐतिहासिक काल के संदर्भ में
ठीक है। जहाँ तक ऐतिहासिक काल का परिप्रेक्ष्य रहा है तो इस संदर्भ में हम मुख्यतः यह देखते हैं, ऐतिहासिक काल का तात्पर्य होता है कि मानव सभ्यता या संस्कृति का ऐसा कालखंड जब हमारे पास लिखित स्रोत उपलब्ध हों और उन लिखित स्रोतों के आधार पे, मतलब वे लिखित स्रोत अगर उपलब्ध हैं तो उनको डिसाइफर किया गया हो, उनको इंटरप्रेट किया गया हो, उनको पढ़ा जा सका हो और उनके आधार पे, उन्हें उन सोर्सों के आधार पे हम इतिहास की पुनर्रचना कर पाएँ, इतिहास की को जान पाएँ, समझ पाएँ, प्राचीन घटनाओं का वर्णन कर पाएँ, समझ पाए उसे, तो वही कालखंड जो होता है हमारा ऐतिहासिक काल होते हैं। ऐतिहासिकता का मूल तात्पर्य होता है कि जब कोई तथ्य किसी अन्य तथ्य से संदर्भित होकर समाज के किसी न किसी एक पक्ष को प्रभावित करता है तो वह घटना ऐतिहासिक होता है और वही कहलाती है आपका हिस्टोरिसिटी या ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता मतलब साक्ष्य सापेक्ष होती है, तर्कसंगत होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। जिन घटनाओं के पीछे हमारे पास साक्ष्य न हो, हमारे पास एविडेंस न हो, वे घटनाएं कभी भी ऐतिहासिक या हिस्टोरिक नहीं कहलाती हैं। तो ऐतिहास का तात्पर्य हुआ मुख्यतः इस परिप्रेक्ष्य में हम इतिहास को लेते हैं। जहाँ तक भारतीय इतिहास का संदर्भ है, भारतीय इतिहास में वह कालखंड जब हम ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानते हैं, मतलब जब हमारे पास लेखन कला हो और उसको डिसाइफर किया गया हो और उसके आधार पर इतिहास की पुनर्रचना की जा सकी हो, ऐसे कालखंड को हम बेसिकली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेते हैं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय ऐतिहासिक काल की शुरुआत हम मानते हैं। इस काल में बहुत सारे जैन टेक्स्ट्स लिखे गए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स लिखे गए। इसी काल में हमें पाली साहित्य का वर्णन मिलता है। ये इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके रहे हैं। इसी के तहत भारतीय इतिहास का जो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है वह 12वीं शताब्दी में इतिहासकार विद्वान कल्हड़ के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी है। तो राजतरंगिणी भारतीय इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, जबकि विश्व संदर्भ में जो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है वह हेरोडोटस की हिस्टोरिका को माना जाता है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका की रचना ड्यूनिल भाषा में किया था और यह ग्रंथ विश्व इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है जो हिस्टोरिकल पैटर्न पे लिखा गया ग्रंथ है, जो साक्ष्य सापेक्ष है, तर्कसंगत है, ऑब्जेक्टिव वे में लिखा गया ग्रंथ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इन्हीं विशेषताओं के कारण ही हेरोडोटस को इतिहासकार सिसरो ने, इतिहासकार और बेसिकली दार्शनिक और राजनीतिक थिंकर थे, सिसरो ने इन्हें इतिहास का जनक कहा है। तो इतिहास का जनक सिसरो ने हेरोडोटस को कहा है। दूसरा बात समझिएगा, दूसरा यह कि प्राचीन इतिहास या इतिहास के जनक आप हेरोडोटस को लेते हैं। आधुनिक इतिहास के जनक की बात होती है तो यह कहे जाते हैं मुख्यतः लियोपार्ड वान रांके, जो बेसिकली जर्मनी के हैं। इनके योगदान को हम जर्मनी के बर्लिन के हैं, इसलिए इनके योगदानों को हम बर्लिन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, बर्लिन क्रांति के नाम से। इन्हें रांके को इतिहास का कोलंबस भी कहते हैं। रांके को इतिहास का कोलंबस भी कहते हैं। किसने कहा है? लॉर्ड एक्टन ने रांके को इतिहास का कोलंबस भी कहा है। ठीक है, तो रांके आधुनिक इतिहास के जनक और बेसिकली आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन के जनक भी माने जाते हैं। और जहाँ तक हिस्टोग्राफी इतिहास दर्शन का कंसर्न है, संदर्भ है, तो इतिहास दर्शन के जनक माने जाते हैं वॉल्टेयर। इतिहास दर्शन के जनक माने जाते हैं वॉल्टेयर का पूरा नाम है फ्रांकोआ आर्वे वॉल्टेयर। इनका बड़ा प्रसिद्ध कथन था कि हिस्ट्री इज़ द पैक ऑफ लाइज वी प्ले ऑन द डेड। इतिहास झूठों का एक पुलिंदा है जो हम मृत व्यक्तियों पे खेलते हैं। और दूसरा इनका महत्वपूर्ण कथन था कि मैं 100 चूहों के स्थान पे एक शेर का शासन अधिक पसंद करता हूँ। तो यह वॉल्टेयर के महत्वपूर्ण आपके कथन रहे हैं। तो यह जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ रहा है, चाहे प्री हिस्ट्री का, चाहे प्रोटो हिस्ट्री का रहा हो, चाहे हिस्टोरिक एज का रहा हो, यह इसी संदर्भ में भारतीय इतिहास से लेकर विश्व इतिहास में यह इसी संदर्भ में आपको देखा जाता है। आगे चल के फिर इसी में प्री हिस्ट्री में आपका नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और
हम पूर्व पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा कि पूर्व पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज मतलब नव पाषाण काल। तो पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज दोनों शब्दों का प्रयोग पहली बार किसने किया है? जॉन लुबाक ने। जॉन लुबाक ने पैलियोलिथिक और नियोलिथिक दोनों शब्दों का पहली बार प्रयोग किया है, जबकि इतिहासकार हार्डर वेस्ट्राफ ने पहली बार मेसोलिथिक शब्द का प्रयोग किया है, मेसोलिथिक का। ठीक है, हार्डर वेस्ट्राफ ने। और मेसोलिथिक में महत्वपूर्ण खोजकर्ता जो थे वे थे जॉन इवांस, जिसकी बारे में पहली जानकारी आपको मिली थी वह मास द अजिल, जो बेसिकली फ्रांस में स्थित है। तो कुल मिला के यह महत्वपूर्ण जानकारी आपका प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक एज के संदर्भ में रहा है।